गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं। इस टॉपिक की शुरुआत पहले हम लोगों ने की है। टॉपिक है जल अवशोषण या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इससे पहले मैंने आपको रूट सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी कि किस प्रकार रूट हेयर का स्ट्रक्चर होता है और कितने प्रकार का वाटर है वो उपलब्ध होता है, या क्लासीफाइड जिसको हम सॉइल वाटर कहते हैं उसको कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं, और रूट हेयर से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। आज हम इसके मैकेनिज़्म के बारे में समझेंगे। हेडिंग ली है मैंने मैकेनिज़्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। क्रेमर नामक वैज्ञानिक 1949 में वाटर एब्जॉर्प्शन को दो भागों में विभाजित किया। एक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और दूसरा था पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। हिंदी में अपन इसको कह सकते हैं सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में मूल अंतर क्या हैं। इसके बाद हम आगे इनकी मैकेनिज़्म क्या हैं और कौन कौन से मेथड दिए गए थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव में यहाँ मुख्य जो अंतर है वो यहाँ मैंने दिखा रखे हैं कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है सक्रिय जल अवशोषण, उसके जो कारक होते हैं वो मूल के अंदर उपस्थित होते हैं और इस प्रकार के जल अवशोषण में मूल की कोशिकाएं जो होती है वो सक्रिय रूप से भाग लेती है। सबसे मेन जो चीज़ ये है। दूसरा जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा उसमें जो जल अवशोषण के जो कारक होंगे वो पर्ण में लीफ के अंदर या अपने ये कह सकते हैं कि वायवीय भाग में उपस्थित होते हैं और मूल कोशिकाएं जो होती है रूट सेल जो होगी वो केवल मार्ग का कार्य करती है, पथ का कार्य करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में बेसिक अंतर क्या है। थोड़ी सी जानकारी आपको ये भी रखनी है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें निष्क्रिय जल अवशोषण या जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उसका प्रयोग पौधे ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, लगभग 95 से लेकर 98% तक। अब हम इन दोनों प्रकार के जल अवशोषण में जो मुख्य अंतर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इस प्रकार में जो वाटर के जल अवशोषण के जो कारक होते हैं वो रूट में होते हैं। रेनर ने 1912 और 1915 में इस सक्रिय जल अवशोषण जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया। सक्रिय जल अवशोषण होता है उसमें दो प्रकार की मैकेनिज्म का हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहली जो मैकेनिज्म है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं प्रासरणीय क्रियाओं द्वारा जल अवशोषण। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हम लोग जो चर्चा करेंगे जल अवशोषण में वो ऑस्मोटिक प्रेशर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब आप देखें कि ये जो जल अवशोषण है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, मतलब प्रासरण क्रिया द्वारा जो जल अवशोषण है, इसकी जो मैकेनिज्म है दो वैज्ञानिक थे, एटकिंस 1916 और प्रिस्टले 1920 से 1922। इन दोनों ने इसके बारे में जानकारी दी। यहाँ पे दो फैक्ट आपको ये ध्यान रखने हैं कि रूट हेयर होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले स्ट्रक्चर में देखा, आगे और अभी देखेंगे। रूट हेयर के अंदर जो कोशिका रस होता है उसका प्रासरण दाब होता है 3 से 8 एटमॉस्फेयर और मिट्टी का जो घोल होता है यानी जो सॉइल वाटर है, यानी रूट हेयर के बाहर जो पानी उपस्थित है सॉइल वाटर है, उसका जो प्रासरणी दाब होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो पहले जैसा मैंने आपको जानकारी दी थी कि हमेशा जो जल होता है वो कम प्रासरण दाब से अधिक प्रासरण दाब की ओर मूव करेगा। इसलिए यहाँ पे नीचे मैंने लाइन भी लिखी है कि जल कम प्रासरण दाब से अधिक प्रासरण दाब की तरफ, अपने को पता है कि जो रूट ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अंदर की तरफ ज़्यादा है, यानी रूट हेयर की जो कोशिका है उसमें ज़्यादा है, और बाहर की तरफ रूट जो प्रेशर है वो कम है, जो ऊपर अपन ने मेजरमेंट भी दे रखा है, माप भी दे रखा है। तो इसलिए जल हमेशा कम प्रासरण दाब से अधिक प्रासरण दाब की तरफ गति करता है, प्रासरण दाब प्रवणता की दिशा में ही गति करेगा। कैसे गति करता है कि जैसे रूट हेयर आप देखेंगे कि जो सॉइल वाटर है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, वो फिर रूट हेयर में प्रवेश करेगा, रूट हेयर से फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और जाइलम। इस प्रकार से वाटर का मूवमेंट होता है। तो मूल जो बेसिक था इसका वो ये था कि ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जल का अवशोषण होता है, इसलिए अपन इसको प्रासरणीय क्रिया द्वारा जल अवशोषण कहते हैं। आप यहाँ पे एक डायग्राम देखें। आप देखें कि एक रूट का टीएस बना रखा है, सबसे बाहर राइट हैंड के साइड की तरफ रूट हेयर बना रखे हैं, रूट हेयर के बाहर सॉयल वाटर को दिखा रखा है, डॉट डॉट के नाम भी लिख रखा है, और
ब्रैकेट के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको दिखा रखा है कि रूट हेयर के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 3 से 8 एटमॉस्फेयर फेरक है, और जो सॉइल वाटर है उसका एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना हो गया 1। तो जल कम प्राशन दाब से अधिक प्राशन दाब की तरफ, मतलब बाहर से रूट हेयर में प्रवेश करेगा। और रूट हेयर में प्रवेश करने के बाद देखें कि सबसे पहले एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं, फिर उसके बाद आपको वल्कुट की कोशिकाएं दिखाई दे रही है, फिर आप अंदर की तरफ जाओगे एंडोडर्मिस की कोशिकाएं दिखाई दे रही है। तो डायग्राम में आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यहाँ तक जो दिखा रखा है, तो ए जो है वो एपिडर्मल सेल होगी यानी रूट हेयर की जो सेल होगी, बी से लेके एल तक ये सारी की सारी कोशिकाएं वल्कुट की है, तो यहाँ वाटर मूव करेगा एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट के माध्यम से ये मूव करेगा। और एम जो दिखा रखी है ये आपके एंडोडर्मिस में कोशिकाएं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है उसमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती है, वाटर मूव नहीं कर पाता। लेकिन प्रोटोजाइलम के सम्मुख कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिसको पैसेज सेल, डायग्राम में आपको दिखा रखा है, एम के जस्ट आगे दिखा रखा है पैसेज सेल, ऊपर से एरो बना के दिखा रखा है। तो पैसेज सेल के माध्यम से जो जल होता है वो प्रोटोजाइलम, आप प्रोटोजाइलम जो दिखा रखा है प्रोटोजाइलम के अंदर वाटर प्रवेश करेगा। तो कुल मिला के वाटर का जो मूवमेंट है वो बाहर से अंदर की तरफ जो हो रहा है उसका जो मेन कारण है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, और कारण उपस्थित कहाँ है, कारक रूट के अंदर। आप देखें नेक्स्ट, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो इस प्रकार का जो अवशोषण होता है उसमें आप देखें कि जाइलम के अंदर जब जल प्रवेश करता है कोशिकाओं से, तो जाइलम में जल के प्रवेश से पूर्व मूल की जो जाइलम कोशिकाएं होती है उसमें एक दाब उत्पन्न होता है, और उस दाब को रूट प्रेशर या मूल दाब कहते हैं। आपको इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है कि रूट प्रेशर को परिभाषित करें, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बीएससी फाइनल में। तो अपन इसको कैसे परिभाषित करेंगे, पादप की जड़ें मृदा से जल अवशोषित करती है, जैसा कि अभी अपन ने पिछले डायग्राम में देखा। और इस प्रकार जो अवशोषित जल होता है वो मृत जाइलम वाहिकाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है, डेड सेल होती है। जाइलम में जल के प्रवेश से जड़ की जाइलम वाहिकाओं में एक दाब उत्पन्न होता है और उसे रूट प्रेशर कहते हैं। तो ये मूल दाब की परिभाषा है। तो अब ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के अवशोषण में सक्रिय में जो रूट प्रेशर होता है वो भी एक मुख्य भूमिका निभाता है। मूल दाब जो होता है वो जड़ की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जल अवशोषण से उत्पन्न होता है, क्योंकि एक्टिव से होता है, और जो रेस्पिरेशन को प्रभावित करते हैं, श्वसन तंत्र को प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, वे कारक मूल दाब को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए मूल दाब एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें मूल की जीवित कोशिकाओं का योगदान होता है। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मूल दाब का प्रदर्शन भी हम लोग कर सकते हैं। अगर स्तंभ के एक गमले के अंदर पौधा लगा रखा है और स्तंभ के कटे हुए सिरे को रबर की नली से जोड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ एक मैनोमीटर हमने दिखा रखा है, तो इस मैनोमीटर को लगाकर रूट प्रेशर को हम माप सकते हैं। तो तने को जब काटा जाएगा तो तने को काटने पर कटे हुए भाग से जल बहने लगता है, और जब मैनोमीटर से हम लोग उसको जोड़ेंगे तो जल इसमें प्रवेश करता है तथा ये पारे के स्तंभ को ऊपर की ओर धकेलता है। तो कुल मिला के रूट जो प्रेशर होता है उस रूट प्रेशर का हम लोग माप भी कर सकते हैं या मेजरमेंट भी कर सकते हैं। अब जो दूसरा जो सक्रिय अवशोषण का जो विधि है उसमें है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। ये दोनों सक्रिय की है, तो इसमें जो जल अवशोषण है वो नॉन ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण है, यानी परासरण का उसमें भूमिका नहीं होती है। थीमेन और क्रेमर ने इस मैकेनिज्म के बारे में जानकारी दी थी। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जल का जो अवशोषण होता है वो परासरण प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है, बल्कि उपापचयी ऊर्जा के व्यय द्वारा जल अवशोषण संभव होता है, यानी एनर्जी जो होती है वो इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। ऊर्जा के व्यय से जल का सक्रिय अवशोषण त्वरित दर से विसरण दाब न्यूनता के विपरीत हो सकता है। ये मैकेनिज्म कब होगा, जब हम ये बताएं कि किसी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बाहर का कम हो या रूट की जो कोशिकाएं उसका ज़्यादा हो, तो फिर इस प्रकार का ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा था वो विधि काम नहीं आएगी। तो उस विधि में इस प्रकार से हो सकता है। हालांकि परासरण अवशोषण की संभावना का अध्ययन कई वैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से उपापचयी ऊर्जा का खर्च या व्यय होता है। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो इस को डिफाइन कर सकते हैं या इनके पक्ष में सबूत माने जाते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी जो इनिबिटर है उनका अगर प्लांट के अंदर प्रयोग किया जाए तो रेस्पिरेशन की रेट है एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो कम हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेशन और जल अवशोषण में संबंध है, यानी कहीं ना कहीं एनर्जी है वो उसमें यूज आ रही है।
अब जो मेन हम लोग पढ़ेंगे दूसरी जो विधि थी वो है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पैसिव एब्जॉर्प्शन को अपन ये परिभाषित कर सकते हैं कि इसमें जो फोर्सेज या जो कारक होते हैं वो रूट में उपस्थित नहीं होते, जैसा कि पहले जो क्लासिफिकेशन हमने किया था उसमें यही बताया था। तो इस हेतु आवश्यक बलों की उत्पत्ति सूट द्वारा होती है, यानी पत्तियां जो होती है वहां से इसका प्रेशर उत्पन्न होगा, और पादपों द्वारा जल का अधिकतम 98% जो अवशोषण जो होगा वो पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से होता है। किस प्रकार से इसमें विधि काम आएगी इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पहले विसरण दाब न्यूनता के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, तो विसरण दाब न्यूनता के ऊपर ही ये जो प्रयोग है वो डिपेंड है। जैसा कि इस विधि में हम लोग जानते हैं कि जो वाटर जल अवशोषण के लिए जो कारक है वो पत्तियों में होते हैं। तो हम लोग को पता है कि पत्तियों के अंदर पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती है, और पर्णमध्योतक कोशिकाएं स्टोमेटा के माध्यम से बाहरी वातावरण से अटैच रहती है। तो जब भी ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी तो जल है वो जो मीजोफिल की कोशिकाएं उसमें से बाहर निकलेगा। तो मीजोफिल कोशिकाओं से जल बाहर निकलने से उस कोशिकाओं के अंदर का जो टर्गर प्रेशर है वो टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा तो पर्टिकुलर जो मीजोफिल की या पर्णमध्योतक की कोशिकाएं हैं उनकी विसरण दाब की न्यूनता है वो बढ़ने लग जाएगी। विसरण दाब की न्यूनता जब बढ़ जाती है तो विसरण दाब न्यूनता बढ़ने से पर्णमध्योतक की कोशिकाएं हैं जो जाइलम होता है पत्तियों का, उस जाइलम से जल का अवशोषण प्रारंभ करेगी। और जाइलम से जल का अवशोषण प्राप्त करने से हम लोग जानते हैं कि जाइलम जो होता है वो पर्ण पीटियोल के माध्यम से तने के जाइलम से जुड़ा रहता है, और इस वजह से एक तनाव या स्ट्रेस उत्पन्न होता है। और वो स्ट्रेस जो होगा वो जाइलम, अब हम जानते हैं कि पत्तियों का जाइलम, तने का जाइलम और रूट के जाइलम से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो तनाव जो उत्पन्न हुआ वो धीरे धीरे तने पत्तियों के जाइलम से उत्पन्न होते हुए रूट के जाइलम तक पहुंचेगा, और रूट का जाइलम जैसा कि हम लोगों ने पहले डायग्राम में देखा है कि वो वलकुट की कोशिकाएं, और वलकुट की कोशिकाओं से एपिडर्मिस और रूट हेयर से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो प्रेशर है जो ऊपरी भाग में उत्पन्न हुआ है वो प्रेशर धीरे धीरे पर्णवृंत, तने, जाइलम, जड़की, फिर बाहरी कोशिकाओं से होते हुए रूट हेयर में जाएगा। तो ये डीपीडी का जो प्रेशर उत्पन्न हुआ वो धीरे धीरे रूट हेयर तक जाएगा, और इस वजह से जो जल है वो वाटर एब्जॉर्ब शुरू हो जाता है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि पर्णमध्योतक कोशिकाओं में जो उत्पन्न डीपीडी है और जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न तनाव के कारण मूल रोम मृदा से जल का अवशोषण करते हैं। अतः ये स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में पौधों की जड़ जल प्रवाह के लिए केवल मार्ग का कार्य करती है। जो कारक हैं वो पत्तियों के अंदर या पर्ण मीजोफिल कोशिकाएं कहते हैं जिसको, पर्णमध्योतक, उसमें उपस्थित है। तो सबसे एक्टिव जो है वो विसरण पैसिव एब्जॉर्प्शन है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे कारक होते हैं जो जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, जिसमें एक रूट सिस्टम है कि रूट सिस्टम आपका किस प्रकार से है। जिस रूट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि मूल रोम, उस रूट का जो विस्तार कितना है, संख्या उनके रूट हेयर की कितनी है, वो सब डिपेंड करेगी। पर्टिकुलर रूट की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है वो उसको प्रभावित करेगा। पानी कितना सॉइल वाटर में अवेलेबल है वो प्रक्रिया उसको प्रभावित करेगी। कंसंट्रेशन जो होगी वो इसको प्रभावित करती है, जो सॉइल वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करती है। तापमान जो होगा वो मुख्य भूमिका निभाता है। अवशोषण का जब होगा उसमें तापमान की मुख्य भूमिका होती है। सामान्यतः हम जानते हैं कि 15 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो तापमान वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए उपयुक्त होता है। तापमान बढ़ने और घटने पर प्रतिकूल या अपन जैसे कहते हैं विपरीत प्रभाव इसके ऊपर पड़ सकता है। इसके अलावा जो ट्रांसपिरेशन, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ट्रांसपिरेशन की मुख्य भूमिका है, पैसिव एब्जॉर्प्शन में ट्रांसपिरेशन होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है। कुछ और अन्य मेथड है जो कि बहुत कम मात्रा में जल अवशोषण करते हैं, जैसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। माइकोराइजा जो है जिसमें रूट और बड़े प्लांट रहते हैं उनकी रूट जो होती है वो जल अवशोषण का कार्य करती है। वेलामेन टिश्यू पाए जाते हैं, कुछ अधिपादपी जो प्लांट होते हैं उसके अंदर जो जड़ें होती है वो जल अवशोषण का कार्य करती है। इसके अलावा कुछ अधिपादप और मरुद्भिद पादों में आर्द्रताग्राही या हाइग्रोस्कोपिक जो हेयर होते हैं वो भी जल अवशोषण का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आप ये देखें कि कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण है उनके मध्य क्या अंतर है। 4-5 पॉइंट आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं कि सक्रिय जो जल अवशोषण होता है ये विधि
इस विधि द्वारा जल अवशोषण में पौधे के जीवित ऊतक ही भाग लेते हैं। इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और निष्क्रिय में भौतिक विधि है जिसमें जल का अवशोषण वाष्प उत्सर्जन के कारण होता है और जीवित ऊतकों की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा जो अंतर मुख्य है कि सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और निष्क्रिय में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा आप देखें कि परासरणी और अपरासरणी दोनों प्रक्रियाओं द्वारा ये संपन्न होता है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और निष्क्रिय में ये पौधों के वायु भाग से होने वाले वाष्प उत्सर्जन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। चौथा लिखें आप, इसमें अंतर है कि इस विधि में जल का अवशोषण परासरणी सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होता है और इस विधि में जल का अवशोषण वाष्प उत्सर्जन के कारण जाइलम तंत्र में जो तनाव उत्पन्न होता है उससे होगा। सक्रिय अवशोषण में पौधों की मूल की जो भूमिका होती है वो सक्रिय होती है और निष्क्रिय अवशोषण में पौधे में केवल मूल होती है, वो इसके मार्ग का ही कार्य करेगी। अब आप लोगों के लिए ये जो अपने टॉपिक पढ़े हैं आज, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण हैं उसमें प्रमुख 3 अंतर बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि मूल दाब से आप क्या अभिप्राय है, मूल दाब से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। एक आप लिखना है शॉर्ट टिप्पणी, जल अवशोषण को कौन कौन से कारक होते हैं वो प्रभावी करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में हैं। धन्यवाद।